अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो चैप्टर नंबर 10th के MCQs, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, फिर आखिर में तमाम न्यूमेरिकल्स। तो इस एक ही वीडियो में इन तीनों चीज़ों को मैंने कराना है। चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका था, हमने इसके तमाम कॉन्सेप्ट और तमाम टॉपिक्स जो हैं वो समझ लिए थे। अब बस हमारे पास ये आखिरी की एक्सरसाइज या एंड ऑफ द यूनिट्स क्वेश्चंस रह गए हैं। तो अगर आपको जो है वो पहला टॉपिक देखना है तो आप लिखिएगा वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स एंड ME इंग्लिश सेंटर, तो आपको जो है वो वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। और उसके बाद जो है आप दूसरे टॉपिक भी इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। तो अब आ जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले MCQs करा देता हूँ। तो मैंने जो है वो एक चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरा ख़ुद का चैनल है व्लॉगिंग का, तो उसको आप जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सप्लोर विद फैज़ के नाम से वो चैनल है, तो जिस पे मैं आपके साथ ब्लॉगिंग से और दूसरी जो चीज़ें हैं रिलेटेड वो शेयर करता रहूँगा। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी। और वीडियो के आगे जो है मैं थोड़ी सी और चीज़ें भी आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले जो है वो MCQs को कर लेते हैं और MCQs देख लेते हैं कि वो हमारे पास कैसे होंगे। तो MCQs जो है वो सबसे पहला MCQs हमारे पास न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, यानी एक तरह से न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है शॉर्ट सा, तो वो करते हैं। तो चले आ जाए, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक। तो एक जो बच्ची है या एक लड़की जो है वो स्मॉल स्टोन यानी एक पत्थर जो है वो लेक में फेंकती है, यानी दरिया में फेंकती है। तो आपको पता है जब वो पत्थर फेंकेगी दरिया में तो उसमें क्या होगा, वेव्स बनेंगे दरिया के अंदर। हाँ, वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट द वाटर एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। तो जहाँ पर उसने पत्थर को फेंका था वहाँ पर क्या होता है, वेव्स बनती हैं, और वेव्स जो है वो लेक के बैंक यानी कोने की तरफ आती हैं। बैंक का मतलब यहाँ पर वो बैंक नहीं है जो कि हमारे पास UBL HBL इस तरह के बैंक होते हैं, ये बैंक नहीं है यहाँ पर बैंक से मतलब है दरिया का कोना, ठीक है। तो फिर जब वो पत्थर फेंकती है तो फिर जो वेव्स बनती हैं वो कोनों पे भी आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कश्ती गुजरती है तो वेव्स जो है वो कोनों से आ रही होती है, कोनों पर आके दरिया के किनारे पे आके लग रही होती है या समंदर के किनारों पे आके। शी नोटिस दैट, वो नोटिस करती है कि 10 वेव्स रीच द साइड ऑफ द पाउंड इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो वो देखती है कि जब उसने पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के बाद 10 वेव्स जो हैं 5 सेकेंड में दरिया के किनारे पर आई, यानी उसने नोट किया, पहले एक वेव आई, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, फिर चौथी, इसी तरह से 10 वेव्स आई और 5 सेकेंड लगा। तो आपके पास एक वेव कितने टाइम में पैदा हुई ये आपने बताना है। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी को बताना है, फॉर एग्जांपल कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितनी वेव जो है वो एक वेव कितने टाइम में जनरेट हुई ये आपने बताना है। या फिर ये भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड कितनी आई। तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पर आपके पास जो है वो गिवन डेटा देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन जल्दी करा दूंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। गिवन डेटा में आपके पास वेव्स आई हैं, W से ही लिख देता हूँ वेव्स को मैं, ठीक है। तो वो आपके पास 10 आई हैं, ठीक है, 10 वेव्स आई हैं। और टाइम कितना लिया है उन 10 वेव्स ने आने में, उन्होंने 10 वेव्स को आने में टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका था सॉल्यूशन, और यहाँ पे टू फाइंड हमने करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी वेव पैदा हो रही है 1 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से पहले ही जानते हैं कि वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स W वेव्स है और डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास कितनी वेव पैदा हुई हैं, 10 वेव पैदा हुई हैं और टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड। तो ये कट गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 वेव। एक वेव जो है वो पैदा हुई है, 2 वेव्स जो है वो 1 सेकेंड में पैदा जो है वो हमारे पास हो रही हैं, हर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूनिट आ गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका जो सही था हमारे पास जवाब था वो था 2। तो 2 हर्ट्ज जो है इसका हमारे पास सही जवाब था। तो बाकी जो है आगे वो न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, मतलब आगे बाकी MCQs न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, बस यही एक न्यूमेरिकल टाइप MCQs था। तो इसका जवाब है हमारे पास 2 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स को ऊपर रखा हमने। अच्छा, आगे कहते हैं कि वाटर वेव कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। फॉर ईच ऑफ दीज विच रॉ शोज वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स चेंजेस। तो आपने ये बताना है कि जब वाटर वेव में रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है और डायफ्रैक्शन होती है, तो इन कंडीशनों में स्पीड चेंज होती हैं या नहीं होती। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज होती है या नहीं होती, और रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होती है या नहीं होती, डायफ्रैक्शन में होती है या नहीं होती। तो पहले में रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन में हमारे पास स्पीड चेंज नहीं हो रही थी और हमने ये पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। तो हम लगा देते हैं नो।
तो नो किस किस में लिखा हुआ है, सी और डी में। तो पहले में हमारा पास आ गया सी। अच्छा, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होती है, हमने ये बहुत अच्छी तरीके से बात पढ़ी थी। यानी जब हमारे पास डेप्थ में था तो वाटर की स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी, वाटर वेव की स्पीड ज़्यादा थी, और जहाँ पर पानी कम गहरा था वहाँ पर स्पीड वाटर की कम थी। तो यहाँ पर हो गया यस, तो सी सही है अभी तक। अब डी देखते हैं, डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन में भी नो, ठीक है, डायफ्रैक्शन में भी स्पीड चेंज नहीं होती, और हमने ये कॉन्सेप्ट पीछे नहीं पढ़ा और ना मैंने आपको बताया, तो इसीलिए इसका सी सही है कि जब वाटर वेव्स हमारे पास पैदा होती हैं तो रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में होती है स्पीड चेंज, और डायफ्रैक्शन में स्पीड चेंज नहीं हो रही होती। ये उस कंडीशन में है जब हम जो है वो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फोर्स को नेग्लेक्ट करें, यानी कोई बाहर से लगने वाली फोर्स को नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे होंगे तो फिर वो डैम्पिंग हो रही होगी, जो कि हमने पढ़ रखा है। अच्छा भाई, अब यहाँ बोल रहा है कि the diagrams show water waves that move more slowly after passing into shallow water. Which diagram shows what happened to the wave? तो यहाँ पर बस आपने डायग्राम बतानी है कि जब कोई वेव शैलो, यानी जब कोई वेव जो है वो डेप्थ से शैलो में आती है तो क्या होता है, और किस तरह से जो है वो वेव की जो है वो डायग्राम बनती है। तो हमने जो है वो पढ़ा था, आप जो है वो आप जो है वो रिफ्रैक्शन, आप जो है वो रिफ्रैक्शन में जाके देखेंगे तो आपको जो है वो सी वाली डायग्राम मिल जाएगी कि जब वेव फास्ट मूव कर रही होती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी वो जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन होती है तो वेव जो है वो जगह तब्दील करती है, मतलब वेव जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है और उसकी स्पीड भी जो है वो चेंज होती है, जो कि हमने पढ़ा था। तो सी इसका सही है, ठीक है। शैलो मीडियम में जब वो आती है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब हमारे पास 4, द डायग्राम्स शो अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद आ। तो ये डायग्राम किस चीज़ की इन्होंने बनाकर दी है कि सामने एक बैरियर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल मौजूद है और उसके सामने से जो है वो वेव्स आ रही हैं। वेव्स को इन्होंने ऐसे वेव फ्रंट के तौर पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है और ये इधर से पास होंगी वेव्स, जब ये उसमें पास आ जाएंगी तो ये किस चीज़ की डायग्राम थी, आपको समझ में आ गया होगा, ये डायफ्रैक्शन की डायग्राम थी। डायफ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी छोटे से गैप से पानी निकले, और अगर गैप छोटा होगा तो वेव ज़्यादा स्प्रेड होंगी, और अगर गैप बड़ा होगा तो वेव कम स्प्रेड होंगी, यानी कम फैलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है ये डायफ्रैक्शन, इसका जवाब है। तो पॉइंट पी से गुजरेंगी वेव्स, तो क्या होगा, डायफ्रैक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डायफ्रैक्शन का आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। अब आ जाते हैं हम अपना 5 पढ़ लेते हैं। 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर वेव पास फ्रॉम डेप्थ इनटू द शैलो रीजन देन रिफ्रैक्टेड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास एक वाटर वेव है जो पास हो रही है डेप्थ से इनटू शैलो रीजन, मतलब एक वाटर वेव है और एक हमारे पास वाटर की जो है वो वेव है, वो शैलो मीडियम में जा रही है डेप्थ से। तो उसमें जो है वो क्या होगा, क्या चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड तो चेंज होगी, हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है चेंज होनी ही होनी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में स्पीड जो है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो स्पीड तो हमारे पास चेंज होगी, लेकिन चेंज क्या चीज़ नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अभी हमने ऊपर चार्ट में भी यही करा था ना कि हमने वेव लेंथ भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड में भी फ़र्क, डायरेक्शन में भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होती है। अच्छा, ये पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, वाटर वेव पास फ्रॉम डेप्थ, ये पढ़ लिया हमने। अब जो है वो 6 पढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वेव की, तो मास, ठीक है, मास जो है वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मास जो है वो है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th, ठीक है। तो 10 थे ना, तो 10 के 10 मैं करवा देता हूँ, आपको यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमने कैसे किया था। तो पहले का जो जवाब आया था वो आया था हमारे पास सी, दूसरे का जो जवाब आया था वो भी आया था हमारे पास सी, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं सी में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पूरी डायग्राम तो बना नहीं सकते। तो तीसरे का भी जवाब सी आया था, चौथे का जवाब आया था हमारे पास ए डायफ्रैक्शन, और पाँचवें का जवाब आया था हमारे पास बी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब छठे का जवाब है हमारे पास सी, ठीक है। मास नहीं पढ़ते हम, वेव का मास को रिलेट नहीं करते हैं। बाकी एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा है, वेव की खसूसियत है, और टाइम पीरियड भी पढ़ा है, और वेलोसिटी भी पढ़ा है। व्हेन एन ऑक्सिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन,
इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस पॉइंट पर होगी। तो ये याद रखिएगा कि उसके पास मैक्सिमम स्पीड जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। ठीक है, जब उसका आप मोशन शुरू करा देंगे ना तो उसकी मैक्सिमम स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ रही होगी। ठीक है, तो सी। और मिनिमम स्पीड उसकी कहाँ पर आ रही होगी, मिनिमम स्पीड जो है वो उसकी आपके पास उसके जो है वो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम स्पीड आ रही होगी, क्योंकि वो वहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाता है ना, तो इसलिए वहाँ पर उसकी स्पीड कम से कम आती है। और एनर्जी का भी यही हिसाब किताब है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि इन एन ऑक्सिलेटिंग पेंडुलियम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर बॉब वापस क्यों जाता है मीन पोजीशन पर, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको लेके जा रही होती है मीन पोजीशन पर। तो हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा था, जी था, जी पढ़ाया था ना मैंने आपको, जी लिखा हुआ था फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास ये था ना, ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एक्स। तो जी है वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो है डी। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इन अ बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल और बाउल सिस्टम हमने देखा था और मैंने आपको उसको पढ़ाना भी था। तो ये जो है आपके पास बाउल है और यहाँ पर आपने एक बॉल रखी हुई है। तो जब आप इस बॉल को इधर ले गए, घर पे आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, छोटी सी बॉल लीजिएगा, कोई सिम की बॉल ले लीजिएगा या कोई और छोटी सी बॉल ले लीजिएगा और एक बड़ा सा बोल ले लीजिएगा जिसमें खाना पकता है, तो उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो जब आपने इसको इधर ले गए और फिर जब इसको छोड़ेंगे तो फिर ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये जो था वो ओरिजिन था, ये जो था वो ए पॉइंट था, ये जो था वो बी पॉइंट था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मोशन जो है वो हमारे पास होता रहेगा। ठीक है, तो बॉल सिस्टम में यही होगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा ये बॉल सिस्टम। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो है वो आपके पास मीन पोजीशन किस पॉइंट पर आ रहा है, मैंने यहाँ पर ओ लिखा है, तो ये है हमारे पास मीन पोजीशन। ठीक है, ये सेंटर में जो है वो बॉल के सेंटर में मीन पोजीशन आ रहा होता है, तो इसका भी जवाब हमारे पास सी आ गया। आखिरी है ऑक्सिलेशन आर डैम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो डैम्प्ड ऑक्सिलेशन आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो आ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स से मुराद जो है वो ड्रैग फोर्स भी हो सकती है, कोई हाथ लगा के वेव को रोक रहा है तो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जवाबात थे। पहले का था हमारे पास 2 जो कि सी था, दूसरे का भी हमारे पास जो है वो सी था, तीसरे का भी हमारे पास सी था, चौथे का हमारे पास डायफ्रैक्शन था जो कि सी ही ए बन रहा था। अच्छा, पांचवे का हमारे पास था बी फ्रीक्वेंसी, और छठे का हमारे पास था सी, सातवें का हमारे पास था सी इक्विलिब्रियम पोजीशन, आठवें का था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स डी, नवे का था हमारे पास सी सेंटर ऑफ बोल और बाउल और बोल कर लीजिए, और 10th का था हमारे पास सी। ठीक है, तो ये इसके जवाब थे, ये MCQs हमारे जो है वो हो गए। अब यहाँ से हमने अपने मूव करना है क्वेश्चंस आंसर्स पर। तो क्वेश्चन आंसर्स आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, वीडियो को पॉज करते रहिएगा और क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। तो चलें क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है, डिफाइन द टर्म ट्रांसफ़र वेव्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब भी आपको बोला जाए ना डिफ़ाइन, तो आप क्या करें, बस डिफ़ाइन ही किया करें। ठीक है, उसको पूरी तरह जो है वो लिखा ना करें, मतलब पूरा एक्सप्लेन ना करा करें, बस डिफ़ाइन कर दिया करें। तो जब भी आपको डिफ़ाइन का वर्ड बोला जाए आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डिफ़ाइन करना है, यानी सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, डिफ़ाइन में एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे देने की कोई वजह ही नहीं बनती। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, तो साइड में स्लाइड चला दूँगा, देखते रहिएगा। ट्रांसफर वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो ये पढ़ा था हमने कि ये जो वो वेव्स होती है जिसमें जो है वो पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी पार्टिकल्स ऐसे मोशन करते हैं ऊपर नीचे और वेव सामने की तरफ जाती है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र वेव हो गई हमारी। अच्छा, तो सेकंड हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पूछा जा रहा है आप डिफ़ाइन करिए। सेकंड में कहते हैं कि डिफ़ाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ़ाइन कीजिए।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव आर वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो इसमें आपके पास ऐसे मोशन कर रही होती है वेव, ठीक है। तो जहाँ पर मैं जगह ज़्यादा बनाऊंगा वो कंप्रेशन होगा, जहाँ कम बनाऊंगा वो रीरिफैक्शन। जहाँ पर मैं जगह जो है वो ज़्यादा बनाऊंगा वो रीरिफैक्शन होगा, जहाँ पे कम बनाऊंगा वो कंप्रेशन होगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल्स भी ऐसी मोशन कर रहे हैं और वेव भी ऐसे मोशन कर रही है। तो ये आपके पास होती है कौन सी वेव? ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव पे आपने एक छोटा सा नोट लिखना है। तो वो नोट्स जो है वो आपको जो पॉइंट्स दिए हुए ना उन्होंने डिफरेंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में, तो उन्हीं पॉइंट्स को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, वो शॉर्ट नोट ही बन जाएगा, क्योंकि तमाम वो बातें हैं मैकेनिकल वेव से रिलेटेड जो कि उसमें शामिल है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ। मैकेनिकल वेव आर सच वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मैकेनिकल वेव बगैर प्रोपेगेशन के नहीं पैदा होती, और मैकेनिकल वेव ट्रांसफर वेव भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है। मैकेनिकल वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। तो जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं या हरकत कराते हैं तो वेव पैदा होती है मैकेनिकल। साउंड वेव, वाटर वेव एंड सेस्मिक वेव आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव और ये जो आपके पास जलजले की वेव्स होती हैं, ये आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, बगैर मीडियम के पैदा नहीं हो सकती। बगैर रस्सी के आप रस्सी में वेव पैदा कर सकते हैं? नहीं ना, तो रस्सी चाहिए होगी। तो बस बात समझ में आ जाएगी इतने से। तो आज गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आज मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। मैकेनिकल वेव कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वही है कि ये ट्रांसफर वेव भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। तो मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम से मूव नहीं करेंगी, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता। तो जब कोई मीडियम ही नहीं है तो वो मूव भी नहीं करेगी वहाँ पर। ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। तो मुख्तलिफ मैकेनिकल वेव्स मुख्तलिफ स्पीड पे मोशन करती हैं। साउंड वेव तेज़ मूव करती है, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, तेज़ मूव करेगी। इसी तरह रस्सी में अगर आप कोई वेव पैदा करेंगे तो वो हल्के मूव करेगी, उसकी स्पीड कम होगी। और इसी तरह आप जो है वो वाटर वेव पैदा करेंगे तो वो कम स्पीड से मूव करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपके पास क्या होता है? मैकेनिकल वेव में मुख्तलिफ जो है वो वेव्स की मुख्तलिफ स्पीड्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल हमारे पास इसका शॉर्ट नोट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बुक भी खोली हुई है ताकि मैं निशान लगाता रहूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, मिस ना हो। वैसे तमाम सवालात ही करा दूँगा इंशाल्लाह। हाउ कैन यू से दैट मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो मटेरियल वेव। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव एक मटेरियल वेव है? सिंपल सी बात है कि भाई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो मैकेनिकल वेव को मटेरियल वेव भी कह सकते हो आप। अ मटेरियल वेव इज नेसेसरी, अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन फॉर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दैट इज़ वाई वी कैन कॉल मैकेनिकल वेव इज़ ऑल्सो अ मटेरियल वेव। तो मैकेनिकल वेव को मोशन करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो जब इसको मोशन करने के लिए मीडियम चाहिए तो इसे हम मटेरियल वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट ही जब आता है जब आपके पास मटेरियल आता है। मटेरियल के बगैर इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम मटेरियल वेव भी कह सकते हैं मैकेनिकल वेव को, ठीक है। तो ये जवाब हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेव आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल। तो आपको ये बात तो पता है कि भाई वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करती है। इसी चीज़ को आपने वाज़े करना है, इसी चीज़ को आपने बताना है डेली लाइफ से एग्जांपल देकर, कि डेली लाइफ में कहाँ पर ऐसी वेव्स पैदा हो रही होती हैं जो कि सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मीडियम को नहीं कर रही होती। तो दो एग्जाम्पल्स हैं। एक तो रस्सी, आपने देखा ना, ये रोप आप एक तरफ से हिलाते हैं तो दूसरी तरफ एनर्जी जाती है, दूसरी तरफ हाथ हिलता है, जबकि आपके हाथ में तो रोप का एक हिस्सा रहता ही है, वो तो कहीं नहीं जाता, बल्कि एनर्जी दूसरी तरफ चली जाती है ना। तो एक एग्जांपल ये हो गई। और एक एग्जांपल आपके पास वाटर वेव की हो गई कि समंदर में लहर कहीं बनती है और फिर एनर्जी आपको किनारे पे मिल रही होती है, पानी जबकि सारा का सारा किनारे पे नहीं आ जाता। तो दो एग्जांपल हो गई। तो इसकी हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट मीडियम, एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। ये मैंने खुद ही लिखे हैं तमाम चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। हाँ, बस स्लाइड बना ली थी मैंने ताकि आसानी हो जाए। इफ़ द होल्ड एंड एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग एंड गिव इट वाइब्रेशन, देन अ वेव इट सेट अप ऑन द स्ट्रिंग एंड द अदर एंड ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। तो वही बात है कि अगर आप एक तरफ से वेव को लेंगे, पकड़ेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे, आप खुद भी घर पे एग्जाम्पल
इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई भी रस्सी तार ले लीजिएगा, अपने दूसरे भाई को उसको जो है वो एंड पकड़ा दीजिएगा, दूसरा एंड। तो जब आप एक तरफ से हिलाएंगे ना उस रस्सी को, तो दूसरी तरफ जो है वो आपके भाई को क्या होगा, एक जर्क महसूस होगा, एक धक्का सा और एक फोर्स महसूस होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी बगैर मीडियम के ट्रांसफ़र हुए। A tide can travel many kilometers. The water moves up and down a disturbance that travel in a wave, transferring energy and not matter. तो आपने टाइड देखी होंगी, जो समंदर में लहरें उठती हैं, उसमें भी सिर्फ एनर्जी आ रही होती है, दूसरी तरफ सारा पानी उठ के नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा भाई, ये हो गया हमारे सवाल था हमारा तीसरा। अच्छा, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर भी डालता जाता हूँ ताकि मेरे लिए भी आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया हमारा, पार्ट 1 ही है, इसमें एक ही पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए पार्ट है। ठीक है, 5 है और ए पार्ट है। कहते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ अ वेव: एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये 4 चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। तो एम्पलीट्यूड देख लीजिए सबसे पहले, इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव अप अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट टू और मेन पोजीशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो आपके पास होता है एम्पलीट्यूड। हाँ, अगर यहाँ तक का डिस्टेंस बोलेंगे ना, इतना, बाकी हटा देंगे, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड नहीं होगा। जब तक मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक वेव को पूरा नहीं घेरेंगे, एम्पलीट्यूड नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद था टाइम पीरियड, इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ्ट पैदा होने में जितना टाइम लगता है वो आपके पास टाइम पीरियड होता है। अच्छी तरीके से ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सेकंड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो एक सेकंड में कितनी वेव पैदा हो रही हैं, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक वेव को पैदा होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, हाँ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस। ठीक है, वेवलेंथ होता है और हमेशा लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और यूनिट इसका होता है मीटर, एम लिख देता हूँ। ठीक है, और एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ। या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, ये भी आपके पास वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, मतलब इसका हमारे पास 2 पार्ट हैं, ए और बी। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ वेव स्पीड। तो मैंने जब ये आपको करवाया था टॉपिक, उसके अंदर इसकी पूरी डेरिवेशन करा दी थी। तो यहाँ भी डेरिवेशन दे देता हूँ आपको। ठीक है, समझना हो तो आप जो है वो सर्च कीजिएगा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, एमई इंग्लिश सेंटर लिख के। तो उसमें मैंने ये पूरी डेरिवेशन भी करा दी थी, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। और यहाँ पर मैं इसका सॉल्व भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो इसका सॉल्व है आपके पास ये रहा कि आपके पास एस, ये है आपके पास v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, एस क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड, और टी क्या है आपके पास, टाइम पीरियड। तो उसको सेट करा दीजिएगा, और 1/t आएगा तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरह आपके पास डेरिवेशन ड्राइव हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटी सी डेरिवेशन को ड्राइव करा देता हूँ जल्दी से आपको, ताकि अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो कंफ्यूज ना हो, उनको डबल वीडियोस जो है वो नहीं देखनी पड़े, एक ही जगह उनको तमाम चीज़ें मिल जाए। ठीक है, चलो ये हो गया। इसको जो है मैं करा देता हूँ। आप लोग जो है वो कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो मैंने आपको चीज़ें कराई थी। ठीक है, तो बस सिंपल सा है कि ये v आपने फार्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास क्या, एम्पलीट्यूड, वेव में तो आपके पास डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ही होता है, सॉरी वेवलेंथ होती है। ठीक है, और टाइम आपके पास जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, तो ये हो गया। और आपको पता है कि f किसके बराबर होता है, 1/t के। ठीक है, तो ये लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t कर लिया मैंने, तो ये 1/t और ये हो गया f। तो ये आ गया आपके पास जो डेरिवेशन इन्होंने की थी, ड्राइव हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि ड्राइव हो गई। और इसके और 2-3 फॉर्म भी बनते, लेकिन आपको तो यहीं तक इन्होंने ड्राइव करने के लिए कहा था। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ ऐसे लिखा हुआ हूँ या ऐसे लिखा हुआ, बात एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए पार्ट बी का क्वेश्चन है उसमें भी, और इसको देख लेते हैं। पार्ट ए में कहते हैं आपको डिफाइन द फॉलोइंग, अच्छा ऊपर वाला है, व्हाट इज़ अ रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो रिपल टैंक और उसकी वर्किंग को बता दें
ठीक है, तो रिपल टैंक की पूरी एज इट इज़ ही आ जाएगी स्टेटमेंट जो कि बुक में दी हुई थी, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अ रिपल टैंक इज़ अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज टू डेमोस्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। तो रिपल टैंक जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव को पता करने के लिए जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अंदर एक शैलो गिलास यानी ऐसा गिलास होता है जिसमें आप आर पार देख सकते हैं ताकि वेव बने तो स्टडी कर सके ना। और इसमें कुछ चीज़ें लगी होती हैं, इसकी वर्किंग बता देता हूँ कैसे करता है। इसमें ऊपर लैंप लगा होता है लाइट के लिए, वाइब्रेटर लगा हुआ होता है ताकि वाइब्रेट हो तो वेव पैदा हो, वाटर सरफेस होता है और ग्लास लगा होता है शैलो गिलास ताकि आप नीचे आर पार देख सकें, और इसको सपोर्ट से खड़ा किया हुआ होता है और वाइट स्क्रीन नीचे लगाई हुई होती है ताकि जो वेव बन रही हो ना आप देख सकें। डायग्राम भी साइड पे चला दूंगा, और जो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है ना ये आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिटेल में समझा दिया तो पहले भी, अब भी बता दिया है, तो ये थोड़ा बहुत भी आसान हो जाएगा समझने में। अब आ जाते हैं बी, 5B है, 6A करा ना, 5B है। डिफाइन द वेव फ्रंट, तो सिर्फ डिफाइन कहा है तो सिर्फ डेफिनेशन दीजिएगा, इससे आगे नहीं जाइएगा। इज एन इमेजनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइंट ऑल पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेस। तो जितनी भी क्रस्ट बन रहे हैं ना मुख्तलिफ वेव्स पे, उन सबको मिला देना और एक वेव बना देना, वेव फ्रंट बना देना। इस तरह से बना रहे होते हैं वेव फ्रंट, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है ना इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें डायरेक्शन पता चल सके, वेव की जो डायरेक्शन है ना वो पता चल सके। और ये इमेजिनरी होता है, हकीकत में नहीं होता, इसको हम बस तसव्वुर करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें। 7 में सिर्फ ए ही है आपके पास, बी का चक्कर नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। 7 रेफरेंस एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कंसिडरिंग द रिपल टैंक। तो रिपल टैंक की मदद से, रिपल टैंक में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी मदद से रिफ्रैक्शन को बताना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, एक्सपेरिमेंट की मदद से बताना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव बाय रिपल टैंक, यानी जो रिपल टैंक है उसकी मदद से रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहा है। इफ़ अ शीट ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड इन द टैंक, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलो ओवर द ग्लास देन एल्स वेयर द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डेप्थ ऑन द डेप्थ, द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डेप्थ ऑन द डेप्थ depend on the depth, so the ripple slow down as the pass over the glass। तो देखें रिपल टैंक है, रिपल टैंक के अंदर आपने कोई एक बड़ा सा चीज़ रख दी ताकि एक तरफ पानी गहरा हो जाए और एक तरफ पानी कम गहरा हो। समझ लीजिए ये रिपल टैंक का सरफेस है, ठीक है, और ये पानी यहाँ तक है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक ऑब्स्टिकल रख दिया या कोई भी एक ब्लॉक रख दिया ताकि यहाँ पर पानी कम गहरा हो, यहाँ पर ज़्यादा गहरा हो, ठीक है, ये ज़्यादा गहरा हो। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पानी की जो स्पीड है वो तेज़ होगी, वेव की स्पीड यहाँ पर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो डेप्थ ऑक्सीलेशन हो रही होगी, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल रही होगी पानी को एक ऑब्स्टिकल से जो रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ता हूँ मैं। आगे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो जाता है, व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन के फिनोमिना बताना है। तो डायफ्रैक्शन के फिनोमिना को हम अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं पहले ही कि वेव का फैलना, ये आपके पास डायफ्रैक्शन होता है ऑब्स्टिकल की मदद से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा था फिनोमिना डिफाइन करना है पूरा का पूरा, सिर्फ ये नहीं कहा था कि सिर्फ आप जो है वो डिफाइन कर दो, सिर्फ आप जो है वो डायफ्रैक्शन को डिफाइन करो। उन्होंने फिनोमिना कहा था, उसमें क्या हो रहा होता है ये पूरा डिफाइन करना है। तो इसलिए मैंने पूरा दिया आपको ऊपर से लेके नीचे तक कि डायफ्रैक्शन इज ओनली सिग्निफिकेंट इफ द साइज ऑफ द गैप इज अबाउट द सेम एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो डायफ्रैक्शन जब भी ज़्यादा हमारे पास स्टडी करने में फ़ायदा होता है जब आपके पास जो वेवलेंथ है ना, ठीक है, एक वेव पैदा हो रही है, वेवलेंथ जो है ना ये बराबर हो ऑब्स्टिकल के, यानी यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस हो जितना एक वेवलेंथ का डिस्टेंस है, ठीक है, ये ओ है ऑब्स्टिकल। तो जब ये दोनों बराबर होंगे ना तो इसको स्टडी करने का हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इससे हमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो समझने में मदद मिलेंगी। अगर ये छोटा होगा तो ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देगा, या बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब आ जाते हैं हार्मोनिक्स मोशंस पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्ट ही 9 का है, 9 पार्ट ही।
व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है यही डिफाइन करना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, एन ऑब्जेक्ट इन सच अ पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटिंग अबाउट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स और द रिस्टोरिंग टॉर्क, such force or torque will return the system to its equilibrium position. These types of motion is called simple harmonic motion. तो देखें, आप जो है वो किसी चीज़ को डिस्टर्ब करें, एक पेंडुलम ही बना लेता हूँ, ठीक है, ये एक पेंडुलम हो गया आपका, आपने इसे डिस्टर्ब किया, ठीक है, ये इधर गया, फिर आपने इसे छोड़ा, तो फिर ये इधर इधर मोशन करता रहा, ये O है, ये E है, E यानी एक्सट्रीम पोजीशन, E1 एक्सट्रीम पोजीशन 1, एक्सट्रीम पोजीशन 2, तो ये इसके इर्द गिर्द मोशन करता रहा। तो इस तरह से ये जो मोशन है वो सिंपल पेंडुलम का होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी जो है वो इसे आप कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, यानी इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो जो है वो नेगेटिव होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो पूरे को एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा, मैं डिफाइन ये पहले ही कर चुका हूँ, आप लिखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एमई इंग्लिश सेंटर, तो ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, What are the necessary condition for a body to execute simple harmonic motion? तो देखें, बॉडी कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगी अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है ये b है, आपके पास 9b, अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होगी कि वो कम होती जाएगी, मतलब आप देखेंगे कि डिस्टेंस तो उस तरफ कवर हो रहा होगा लेकिन हल्का होता जाएगा बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की जो मतलब जो चीज़ कर रही होगी ना मोशन, वो हल्की होती जाएगी। तो आपको पता है जब कोई चीज़ हल्की होती जाती है तो आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है, वो डी एक्सेलरेशन कहला रही होती है। तो इसीलिए ये इस तरह से बन रहा होता है। तो ये चीज़ लाजमी है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कभी भी ना हो, बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो। और एक्सेलरेशन का नेगेटिव डायरेक्शन में होने से मुराद ये नहीं है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी, नहीं, बॉडी सामने मोशन कर रही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने से पता ये चलेगा कि बॉडी अब हल्के मोशन कर रही है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑक्सिलेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये इसकी थी और ये इसका बेसिक ये था, ये याद रखना, ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है, ये लिखना है हर हाल में। तो अब है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, मैंने बताया था ना, इन द पेंडुलम। तो पेंडुलम की डायग्राम बना के सिंपल हार्मोनिक मोशन को ड्राइव कीजिए। मैं ये पहले ही करा चुका हूँ, तो मैंने साइड में क्या करूँगा कि इसकी वो चला दूँगा तस्वीर, ठीक है, तो आप लोग वो देखते रहिएगा। तो साइड में जो है मैं आपको चला दूँगा, इसकी जो है वो पूरी की पूरी डायग्राम चला दूँगा। तो इस डायग्राम की मदद से आपने एक्सप्लेन करना है कि आप देख सकते हैं कि mg sin थीटा की वजह से मोशन हो रहा है और mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, टेंशन और mg यानी w कह लीजिए cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इन दोनों की वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इसी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो ये डायग्राम बनाकर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना बराबर में उस डायग्राम के, वही लिख दीजिएगा, ये एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, हाँ, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग द फार्मूला गिव SHM। तो टाइम पीरियड जो था ना सिंपल पेंडुलम का, उसको डिफाइन करना है और साथ ही साथ बताना है इफेक्ट क्या होता है लेंथ का और मास का। तो हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि मास पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मास जितना भी बड़ा हो सिंपल पेंडुलम का मोशन करना एक ही जैसा रहेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो इसको देख लेता हूँ। यहाँ सवाल मैंने साइड पे चला दिया पूरा का पूरा, सिंपल पेंडुलम पीरियड इज अफेक्ट बाय लेंथ एंड ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अगर आपको चेंज करना है, यानी टाइम पीरियड को कम ज़्यादा करना है, तो आपको लेंथ में तब्दीली करनी पड़ेगी और ग्रेविटी में, ठीक है। मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास कोई भी रख लो, लेंथ और ग्रेविटी अगर सेम रहेगी तो बार बार टाइम पीरियड सेम आ रहा होगा। चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, मैं भी करवाऊंगा इसके एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द वीडियो, ठीक है। तो लेंथ पे ये कोई लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, मास पे कोई डिपेंड नहीं करता।
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन SHM इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बॉल और बाउल सिस्टम की मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया भी था आपको कि जब आपने इसे फोर्स लगाया और इधर ले गए, ठीक है, और जब इसे आपने छोड़ा तो फिर ये मोशन करता हुआ इधर आएगा, ठीक है, फिर दोबारा इधर चला जाएगा, ठीक है, फिर रुकेगा नहीं। अब रीस्टोरिंग फोर्स इसमें आ गई है, तो अब ये दोबारा मोशन करता हुआ इधर आएगा, फिर दोबारा ये इधर चला जाएगा। इसी तरह मोशन चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक्सेलरेशन के कम होने से मतलब डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। यानी कह सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रही होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस की साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बॉल में वो कम होती जा रही होगी इस तरफ जाने पे, यानी नेगेटिव में आ रही होगी, ठीक है, और डिस्टेंस उस तरफ कवर हो रहा होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन दूसरी तरफ आ रही होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ आ रही होगी, कम हो रही होगी, और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ कवर हो रहा होगा। तो फिर जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये मार्कर है, ठीक है, ये लो, ये मार्कर है, समझ लो इधर कोई मास है, मैंने इसको यूं किया और यूं छोड़ दिया, तो ये यूं 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 मोशन कर रहा है। तो आप देखते हो जब ये यूं जाता है तो हल्का होता है, जब भी यहाँ रुक पाता है। लेकिन अगर ये हल्का ही ना हो तो ये यूं पूरा घूम जाएगा हाथ से मेरे। तो हल्का होने की वजह क्या है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन जब कम होती है तो उसे डी एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट तो यूं तय हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। Why is the motion of a ball in the bowl executing SHM is maximum at its equilibrium position? तो ये पूछ रहे हैं कि जब एक बॉल जो है वो बाउल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, तो मीन पोजीशन पर आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन पर जो है वो आपके पास एक स्पीड जो है वो मैक्सिमम क्यों आ रही होती है, यानी उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम क्यों होती है, या उसकी एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है मीन पोजीशन पर। तो देखें भाई, यहाँ पर वो हाई पोटेंशियल पर गया। अब हाई पोटेंशियल से जब वो नीचे आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो उसके पास तो वेलोसिटी ज़्यादा ही होगी ना, जब भी तो वो आ पा रहा है। अगर उसके पास वहीं पे रुक जाता एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता नहीं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम आती है, और आपके पास जो है वो वेलोसिटी भी मैक्सिमम आ रही होती है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी तो वैसे ही बात समझ में आती है कि आपके पास एनर्जी भी मैक्सिमम आएगी ही आएगी। तो ये छोटा सा इसका हिसाब किताब था। आप इसका ना एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी, अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही हो। और पूछ भी सकते हैं आप, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो चले आप आगे पढ़ते हैं। इसका मैंने जो है वो लिख भी दिया था, इसका मैंने सवाल भी लिखा था, वो भी मैं स्लाइड से चला दूंगा और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो ये यहाँ पर जो है वो ये पूरा सवाल लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। अच्छा, अब कहते हैं कि व्हाट आर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हमने पढ़ा था, और बार बार मैंने ये बताया भी था वीडियो में कि जब आपके पास वेव बन रही हो और वेव को फ्रिक्शन मिल रही हो, एयर की फ्रिक्शन हो या कोई भी फ्रिक्शन मिल रही हो, तो जिससे उसके एम्पलीट्यूड में कमी आती है, वेव कम होती जाती है, हल्की होती जाती है, तो उस तरह की ऑक्सीलेशन आपके पास डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होती है, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ। ये मीन पोजीशन है आपकी ओ, तो ये वेव शुरू हुई, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा था, जैसे जैसे फ्रिक्शन लगती गई एम्पलीट्यूड कम होता गया और वेव ख़त्म हो गई। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, यहाँ पे कम है। तो ये एम्पलीट्यूड में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि इसे फ्रिक्शन मिल रही है, एयर जो है वो इसके मोशन को कम कर रही है। तो इसी को कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। यही चीज़ मैंने यहाँ आपको लिख के भी दी हुई है। द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अब ये रेजिस्टिव फोर्स आप भी लगा सकते हैं या एयर भी लगा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब तक जितने भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये सब मोशन पढ़े ना, इसके अंदर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं। और डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से रिलेटेड वेव्स जो है ना, वो आप हायर स्टडीज़ करेंगे, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ेंगे। हाउ डज डैम्प्ड प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो कैसे जो है वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो है वो रफ्ता रफ्ता वेव को हल्का करती है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जवाब भी सिंपल है, द ऑक्सीलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड अनलेस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू देम। अगर आपके पास ऐसी कोई वेव है ना जिसको आप मुसलसल एनर्जी दे रहे हो और फिर भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, तो एम्पलीट्यूड तब्दील नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होता है तो आप उसको एनर्जी दे के वापस वही बराबर कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये का पेट्रोल रोज़ डलवाते हो, तो जैसे ही वो 70 का आता है आप दोबारा 30 का डलवाते हो, तो वो 100 का ही रहेगा हमेशा पेट्रोल।
तो इसी तरह से एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड सेम ही आ रहा है बार बार, जबकि वो फ्रिक्शन भी उस पर लग रही है, लेकिन आप उसको बार बार जो है वो दिए जा रहे हो एनर्जी, यानी बार बार वेव को पैदा किए जा रहे हो, तो एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाएगा, फिक्स आ रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको एम्पलीट्यूड नहीं दोगे तो रफ्ता रफ्ता करके आपका क्या होगा, देखने जैसे कि आप हल्के हल्के करके आपका क्या होगा, वेव में एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो काम करता है। प्रोग्रेसिवली का मतलब है कि रफ्ता रफ्ता कर कर एम्पलीट्यूड कम हो जाता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की मदद से, ठीक है। अ बॉय इज स्विंगिंग इन द स्विंग, एक्सप्लेन वाई इज एम्पलीट्यूड रिड्यूस प्रोग्रेसिवली विद टाइम। तो आपने वो झूले तो देखे होंगे जो बच्चे झूल रहे होते हैं, इस तरह के बने हुए होते हैं, रस्सी से बंधे हुए होते हैं, किसी जगह से लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर बैठने की जगह दी हुई होती है और इस पर बच्चे बैठे होते हैं और आगे पीछे झूला झूल रहे होते हैं। तो आपने ये अपने आंखों से भी देखा होगा कि जब कोई धक्का दे रहा होता है तो झूला स्पीड बनाए रखता है, ठीक है। जैसे ही उसको कोई धक्का देना छोड़ देता है झूले को, तो स्पीड झूले की कम हो जाती है। तो कम क्यों होती है झूले की स्पीड? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होती है एयर की, या चलो एयर की फ्रिक्शन नहीं भी लग रही, कोई हाथ से रोक रहा है तो भी कम हो जाएगी। तो इसी को तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मैंने इसको लिखा है, इफ़ अ बॉय इज स्विमिंग ऑन द स्विंग, एयर रेजिस्टेंस विल बी कंटिन्यूसली एक्टिंग ऑन स्विंग and the amplitude is reducing progressively because air is working against the motion of swing. After a while, due to damping, swim will be stopped by damped oscillation. तो जब वो बच्चा उस झूले पे झूल रहा है, किसी ने जो है वो झूला देना बंद कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद वो जो झूला है वो खुद ही रुक जाएगा। और उसके रुकने की वजह क्या बनेगी? उसके ऊपर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम में झूला झूले, तो फिर वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो झूला झूलता ही रहेगा जब तक कोई बाहर से उसे रोके ना, ठीक है। तो तमाम सवालात आई थिंक मैंने करा दिए, कुछ भी ऐसे सवालात थे नहीं जो हमारे रह गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे तो मैंने, ऐसा होता है गलती में कभी कभार सवालात रह जाते हैं, क्योंकि एक कैमरे पे भी फोकस करना है, बोर्ड पे भी फोकस करना है, देख के भी पढ़ाना है, तो एक साथ चार, और सामने भी देखना है, एक साथ 4-5 जगह दिमाग चलता है ना, तो इस वजह से कभी कभार सवाल रह जाते हैं। लेकिन अभी तो मैंने तमाम सवाल देख के कराए हैं, तो इंशाल्लाह नहीं रहे होंगे। आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने चैप्टर मेरे से समझ लिया था तो शायद तो खुद भी न्यूमेरिकल कर ही लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझा था चैप्टर, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल इस पेज पे करा दूंगा, ठीक है, मैंने पेज वाइज डिवाइड कर दिया है, और एक न्यूमेरिकल इस पेज पे। तो थोड़ा सा मैं जो है वो टाइम लूँगा, ठीक है। जो लाइफ स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, क्योंकि पानी पीऊँगा, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी हासिल करूँगा, पानी पीऊँगा, प्यास लग रही है। उसके बाद MCQ, ये आपको न्यूमेरिकल्स जो है मैं कराना स्टार्ट करता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं जो है वो जो है गैप लूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी इसके बाद मैं दोबारा शुरू कराता हूँ पानी पीकर। तो स्टूडेंट अब जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चाहें तो रेस्ट ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से शुरू कर लीजिएगा। या अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल से देख रहे हैं तो फिर कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, जो पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये वसूल हो और आप अच्छे नंबर पेपरों में हासिल करें, और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो ये जब इस तरह की चीज़ें आएँ आपके सामने, न्यूमेरिकल्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, तो आप उसको भी अच्छी तरह कर पाएँ, ठीक है। तो दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह तकदीर दुआ से बदलती है। चलो भाई, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 कराता हूँ। तो N1 लिख रहा हूँ, यानी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1, इसमें कोई पार्ट्स नहीं दिए हैं। मैं पार्ट से मुराद ये है कि मतलब एक न्यूमेरिकल में 2-3 चीज़ें पता करने के लिए दी हुई हैं, मतलब न्यूमेरिकल को और पार्ट्स नहीं बनाया हुआ इन्होंने। होता है ना कि एक क्वेश्चन में 2-3 न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है, एक ही न्यूमेरिकल है, उसमें 2-3 चीज़ें पता करनी है बस। तो बस सबसे पहले गिवन डेटा लिखना, ठीक है। आप गिवन डेटा लिखिएगा ताकि आपको जो है ना बात अच्छी तरह से समझ में आए। अच्छा, गिवन डेटा को दूर करके लिख दिया मैंने, और यहाँ लिखते हैं टू फाइंड। इस पेज पे एक और करा दूंगा। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। रेडियो वेव याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं ना मोबाइल में, वो रेडियो वेव ही होती है। तो वेवलेंथ आपको इन्होंने कहा है पता करो, लैम्डा। कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 1300 हर्ट्स, 1300 किलो हर्ट्स। अब ये किलो का क्या फंडा है? देखिए, किलो का ये फंडा है कि आप जो है ना किलो की जगह लिख दीजिए, आपको पता है कि किलो बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि न्यूमेरिकल में ही शामिल रखूँ ताकि समझ में आता रहे। याद रखिएगा, आपके पास किलो बराबर होता है 1000 के,
या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे चाहे तो, ठीक है। तो जब भी किलो लिखा हुआ है ना, अगर किलो लिखकर हल किया ना आपने, तो जो आपके पास वेवलेंथ आएगी ना वो सही नहीं आएगी, ठीक है। तो जो आपके पास वेवलेंथ आएगी वो सही नहीं आएगी, उसमें मसला आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने कभी भी किलो हर्ट्ज रख के सॉल्व नहीं कीजिएगा, हमेशा मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए 1000 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो मैं भी कैलकुलेट करके आपको डायरेक्ट ही करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 1300 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आ गया 130,000,050 आ रहे, ठीक है। तो ये आ गई आपकी हर्ट्स, ठीक है, ये हर्ट्स में कन्वर्ट हो गई। किलो हर्ट्स नहीं रखिएगा, हमेशा हर्ट्स रखिएगा। इस तरह के जो प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, उसको ख़त्म करना पड़ता है हमें सॉल्व करने के लिए, वरना जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में आ रहा होगा। तो ये हमें ज़रा ध्यान रखना होगा। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है कितनी होती है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट कह लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट ही पढ़ते हैं वैसे तो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, अब सोल्यूशन लिख लीजिए, 2 फाइंड कर लीजिए। कैलकुलेटर ले लीजिएगा, पॉकेट कैलकुलेटर से आ जाएगा आंसर, मसला नहीं होगा। वेवलेंथ पूछा है ना, तो पहले फॉर्मूला लिखो, v = f लैम्डा, ठीक है। अभी ड्राइव किया था ना, लैम्डा पता करना है तो क्या करो, f को उसके नीचे ले जाओ, v के नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये लैम्डा हो गया। लैम्डा आपके पास ऐसे आएगा कि वेलोसिटी रख दो यहाँ पे 3 × 10⁸ और 13, चाहे तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैंने साइंटिफिक नोटेशन नहीं करी इसकी। चलो डिवाइड करा दो, 3 exponent 8 और डिवाइडेड बाय 130,000,000। द आंसर इज 230, ठीक है। 230 आपका जो है वो जवाब आ रहा है, और 230 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और डेसिमल के पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, जो कि है 230, 330 नहीं 230, शायद मैंने 330 बोल दिया हो, 76, और ये मीटर में आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने किलो से ख़त्म कर दिया था तो इसलिए किलोमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्यूरेट बिल्कुल हमारा जो है वो आंसर आया, 230.676 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो अब जो है वो आगे कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम अपना आगे कैसे होगा। दूसरा न्यूमेरिकल 2। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि बस मैं डायरेक्ट आपको बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे पास भी इसका कोई ऐसा नहीं सोल्यूशन लिख लिया हो मैंने, डायरेक्ट ये आते हैं तो डायरेक्ट बोर्ड पे करा रहा हूँ। हाँ, कहते हैं कि अ वेव मूविंग इन द पाउंड यानी जो आपके पास होता है ना, जब पानी जमा हो जाता है, दरिया नहीं होती है, ठीक है, पानी जमा हो जाता है। एक आपने देखा होगा ना, गोल सी जगह भर थी, गड्ढा था, उसमें पानी जमा हो गया तो उसे पाउंड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो झील कह लो, झील, हाँ झील, पाउंड सही रहेगा। हैव अ वेवलेंथ, तो पाउंड है, उसके अंदर वेव पैदा होती है, उसकी वेवलेंथ होती है। अच्छा, तो वेवलेंथ आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होती है, ठीक है, यहाँ गिवन डेटा या 2 फाइंड, ठीक है। तो वेवलेंथ आपके पास कितनी आ रही है, 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर की वेवलेंथ आई। एंड अ फ्रीक्वेंसी भी दे दी। जब इन्होंने वेवलेंथ भी दे दी, फ्रीक्वेंसी भी दे दी, तो पता क्या करने चाह रहे होंगे, ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल हो जाए। चलो देखते क्या आता है, ठीक है। हर्ट्स, कैलकुलेट द स्पीड, चलो भाई भी पता करो, ऐसे ही करना, आस पड़ोस में लिख लेना, एक जगह 2 फाइंड और एक जगह फाइंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, तो आसान है, एक ही फॉर्मूले से, सिंगल फॉर्मूले से ही हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक इसको ना इतने में ही कर लेते हैं, यहाँ पर एक और आ जाएगा, मिटा देंगे, 2 हो गए ना, तो 2 बाकी में बिठा के कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, S = V = S नहीं आएगा, ठीक है, V आएगा, V = F लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, कुछ सेट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, 0.80, 1.6, द आंसर इज, ठीक है, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो ये काम रफ वर्क में नहीं करिएगा कि 0.80 1.6 को रफ वर्क में जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉकेट कैलकुलेटर ले लीजिएगा, 100-150 का आता होगा या 200 का आता होगा, काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। हाँ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चाहो तो मीटर पर सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। आंसर मैच करते हैं, तो आंसर तो गलत आया है,
नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक आया, ठीक है, आंसर गलत नहीं आया। चलो तो ये मिटाते हैं और करते हैं। वैसे जगह है लेकिन बेकार है, यहाँ करेंगे तो फिर टाइम ही ज़ाया होगा, हाथ भी मुश्किल होगी लिखने में, ठीक है। तो चलो करते हैं। अच्छा, आगे जो कुछ न्यूमेरिकल है ना वो इस तरह के हैं कि आपको जो है ना पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए थे ना, अगर वो नहीं पता तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने ड्यूरिंग द वीडियो बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेवलेंथ कैसे बनती है 2 क्रॉस 2 तरफ से, तो बस फिर बहुत आसान है। और नहीं भी आ रहे होंगे तो कोई मसला नहीं है, समझा दूंगा। हर सवाल को ऐसे कराता हूँ जैसे पहले कभी नहीं किया, तो जिससे और अच्छी तरह बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। हाँ भाई, न्यूमेरिकल 3 आ गया। कहते हैं कि 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है P है, समझ लो ये P पॉइंट है, इधर से 50 वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। इधर से यूं करके 50 वेव्स गुजर रही हैं। 50 वेव्स कैसी होंगी? एक वेव ऐसे बनेगी कि एक ट्रफ्ट और एक क्रस्ट, 50 एक वेव बनाएगी। तो इसी तरह से कितनी क्रस्ट होंगे? 50 क्रस्ट होंगे, 50 ट्रफ होंगे आपके पास। तो यहाँ तो हमें ज़रूरत नहीं है, इन्होंने वेव्स कह दिया, तो मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूँ और ये 2 फाइंड, ठीक है। तो 50 वेव्स का है ना इन्होंने, तो 50 वेव्स को W से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है वेव को डिनोट करने का कोई और तरीका भी हो, आपने कुछ और देखा हो, लेकिन W से डिनोट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है। 50 वेव्स थी और पैदा होने के लिए, यानी 50 वेव्स को पैदा होने में कितना टाइम लग रहा था? 10 सेकेंड। अच्छा, इसको T नहीं लिखिएगा, ये वाला T नहीं लिखिएगा, ये वाला T टाइम पीरियड होता है, एक वेव के लिए होता है। 50 वेव के लिए ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम पहचान जाते हैं कि बच्चा समझ कर आया है या रट कर आया है, इन छोटी छोटी चीज़ों से। बेसिकली T तो टाइम को बता रहा है यहाँ भी, लेकिन ये जो है वो सारी वेव्स का टाइम बता रहा है और ये सिर्फ एक वेव का टाइम बताएगा। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी को ना ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, लेकिन आपके बुक में ना इन्होंने F लिखा है तो मैं F ही लिखूंगा। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें ना, यूट्यूब पे यानी गूगल पे, तो वो ऐसे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई आ रही होगी, म्यू करके। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बता देना और टाइम पीरियड बता देना, ठीक है। ये दिया हुआ पता ये लगाना है। और वेवलेंथ आपको इन्होंने दे दी है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में नहीं रख सकते आप, मीटर में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 8 को डिवाइड करा दीजिए 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.08, ठीक है। ये लो लैम्डा आ गया आपके पास 0.08 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर हो गया। सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पता क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो फ्रीक्वेंसी पता करने का अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये टाइम पीरियड वाला नहीं है, ये टाइम तमाम वेव्स का टाइम है। तो नंबर ऑफ वेव्स 50 आई हैं, 10 लिख दी हैं, 50 है, ठीक है। और टाइम आया 10, तो कितनी आ गई आपके पास? 10 वेव, यानी 10 ही टाइम पीरियड आ रहा होगा, 10 ही फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अच्छा 5 आएगा, सॉरी, 50 को जब मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा तो 5 आएगा, 5। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, इसमें आपने टाइम पीरियड भी बताना है। 2 तरीके से बता सकते हैं हम यहाँ टाइम पीरियड। एक तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, वो वाला नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकती, v = f लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है ना, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी अलग पता करनी पड़ जाएगी। तो टाइम पीरियड के लिए तो आपको पता है फॉर्मूला, ये इस्तेमाल कर सकते हो 1/t, ठीक है। तो t क्या है आपके पास? t आपके पास है, इसको सेट कराना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं सेट कराना पड़ेगा। तो आपको पता क्या करना है? टाइम पीरियड। तो t को उधर ले जाओ, ठीक है, और f को नीचे डिवाइड करा दो लाके, ठीक है। तो यहाँ कर लेता हूँ बकिया बचा हुआ सवाल इसका। तो f कितना आया? 5, ठीक है। तो डिवाइड कराओ, ये s नहीं है, 5 लिखा मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 5 आई थिंक 0.2 आएगा। 0.20 लिख लो या 0.2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो इसे मैच करते हैं, तो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी पता करनी है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी भी पता करनी है इसमें मैं, ठीक है। तो इन्होंने 0.2 लिखा है,
मैं अक्सर 0.2 या 0.20 लिखता हूँ ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वहाँ तो 0.20 था, आप 0.2 लिख रहे हैं, या 0.2 था, आप 0.20 लिख रहे हैं। तो एक ही बात होती है, टेंशन नहीं लिया करें, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, क्योंकि धूप कभी निकल रही है, कभी कम हो रही है ना, तो उससे ब्राइटनेस इफेक्ट कर रही है हमारी, ठीक है। चलो अब सही है। अच्छा, वेलोसिटी पता करने के लिए इन्होंने कहा था कैलकुलेट द वेव वेलोसिटी भी कहा था, मैंने शायद उसको पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो ये इसको मिटाता हूँ, इसको ही कराता हूँ, एक ही न्यूमेरिकल पूरा कराता हूँ। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो v एफ क्या है आपके पास, एफ है आपके पास 5, और लेमडा क्या है आपके पास, लेमडा ये रहा 0.08, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दो दोनों को, रफ वर्क में तो नहीं कर सकेंगे ये 0.08 को, वो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेलोसिटी आ रही है आपके पास 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों जो चीज़ें पता करने के लिए कहा था ना, ये पता चल गई। अच्छा, अब काम करता हूँ, यहीं पर दूसरा भी कर देता हूँ, न्यूमेरिकल चौथा, ठीक है। तो देख लो सही आया ना। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, टाइम ये मुझे लग रहा है 25 लग रहा होगा आपको सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड, और वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड लिख लो, या चाहे तो ऐसे लिख लो, यूनिट एक ही बात है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही लिखूँगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, आज जो चौथा न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ से इसे शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड यहाँ लिख लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसे पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। टू फाइंड, अच्छा आज वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्लिंकी, स्लिंकी से मुराद ये है कि वो जो स्प्रिंग था ना, उसी की बात हो रही है, एक स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्प्रिंग है स्लिंकी स्प्रिंग, जो हमने पढ़ा था ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी जो है ना मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि अच्छा सा नज़र आ जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है वो पैदा कर रहा है, एक स्प्रिंग है, और द वेव ट्रैवल एट स्पीड ऑफ, और वेव ट्रैवल करती है इस स्पीड पर। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना आपको 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो कोई नहीं है, बस डिवाइड करा दो इसको 100 से, मीटर पर सेकंड में चली जाएगी, 0.4 आएगा, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 0.4, अब 0.40 भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, वेव की फ्रीक्वेंसी आपको ये दी थी इन्होंने, और इसमें भी अच्छी खासा डेटा आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन। तो देखो भाई, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन से क्या मुराद है कि वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ, मतलब यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये आ गया आपके पास कंप्रेशन का रीजन, ये आ गया आपके पास रेडिफेक्शन का रीजन, ये दोबारा आ गया कंप्रेशन का रीजन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिस्टेंस है ये बताओ, इन दोनों के दरमियान। आपको पता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, या दो रेडिफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, तो ये हमने बताना है, ठीक है। तो चलो इसे बताते हैं, ठीक है, इसे बताते हैं। तो बार बार मुझे पसीना साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है गर्मी की वजह से, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, तो दो कंप्रेशन के दो कॉन्सिक्यूटिव, जब भी बोलते हैं ना दो कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव नहीं बोलेगा ना, सिर्फ कंप्रेशन बोलेगा, तो मैं नहीं कह सकता वेवलेंथ है। लेकिन जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव बोलेगा ना, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है एक के बाद दूसरा, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, तो एक के बाद दूसरा कंप्रेशन जब आएगा और उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ पता करनी है, तो सिंपल आ गया काफ़ी, एक ही चीज़ पता करनी है ना इसमें, हाँ एक ही चीज़ पता करनी है बस। इन्होंने छोटी सी ये जो इन्होंने ये दी थी ना इन्होंने कंडीशन, इसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता था, वरना बाकी तो आसान है। याद रखना, दो क्रस्ट के दरमियान दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, और दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, दो कॉन्सिक्यूटिव रेडिफेक्शन वेवलेंथ होता है। जब कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा तो आप नहीं कह सकते कि वो एक के बाद दूसरे की बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव होगा तो ही कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरे की बात कर रहे हैं। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इधर आ गया, f मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे जाके डिवाइड हो गया। v क्या है 0.4, बस बाहिर तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बस अगर बच्चे ने ये कन्फ्यूजन उसको होगी ना कि ये 40 डायरेक्ट डाल दिया,
तो आंसर सही नहीं आ रहा होगा। 0.05, 0.02 सॉरी। ठीक है, चलो मैच करते हैं। ये तो गलत आया है, नहीं भाई सही आया बिल्कुल, ठीक है सही आया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मजाक चलता ही है। तो 2 हो गए हमारे सवालात। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, 5वां छठा करते हैं। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी, लेकिन कोशिश तो आपने देखा होगा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि टाइम पास कर रहा हूँ या रुक रुक के करा रहा हूँ या ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। बिल्कुल जैसे कराते हैं ना एक्सरसाइजेस, बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने घंटों देकर आपको चैप्टर तो समझा दिया है। बस अब एक्सरसाइजेस करनी है तो वो मैं करा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ ना ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ, ताकि वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तो वो भी देख रहे हो शायद, तो उनके लिए भी आसानी रहे। लेकिन उन बच्चों को मैं कहूँगा देख लेना एक बार चैप्टर। ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखना, किसी और की वीडियो भी देख लेना, लेकिन देखना ताकि सीखो। अच्छा 5 कर लिए थे या 6? 4 कर लिए थे, 4 कर लिए थे। ठीक है, 0.02 आखिरी जवाब निकाला था ना। अच्छा, सपोज अ स्टूडेंट, एक आपकी तरह स्टूडेंट है, उसे सपोज करो इस जनरेटिंग वेव, वो वेव पैदा कर रहा है इन अ स्लिंग की, यानी एक स्प्रिंग है उसके अंदर, वो जो है वो क्या कर रहा है, वेव को पैदा कर रहा है। अच्छा, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वेव पैदा कर रहा है। ठीक है, चलो मैं ब्राइटनेस और बढ़ा दी। आई थिंक ब्राइटनेस इसकी कभी कम कभी ज़्यादा ही हो रही है। अच्छा, तो मतलब वो जर्क दे रहे हैं या आगे पीछे कर रहा है तो वेव पैदा हो रही है। द स्टूडेंट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट 4 एंड बैक, तो ये जो वेव पैदा कर रहा है कौन सी वेव हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वो जो है वो आगे पीछे हाथ कर रहा है। ऑक्सिलेशन इज, तो वो एक बैक एंड फोर्थ करने में कितना टाइम ले रहा है, 0.40 सेकेंड। तो एक जब वो बैक एंड फोर्थ कर रहा है, एक बार बैक कर रहा है एक बार फोर्थ कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो तो एक वेव पैदा कर रहा है, और एक वेव पैदा करने में जो टाइम लगता है वो तो टाइम पीरियड होता है। तो यही चीज़ इन्होंने आपको गिवन डेटा में तो दे दी, लेकिन एक होशियारी और कर दी कि उसे या नोन भी कह दिया, गिवन डेटा टू फाइंड। अब बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या पता करने का कहा है, तो मैं इसको टाइम पीरियड टी नहीं लिखूंगा, मैं इसको ये वाला टी लिखूंगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड टी तो ये पता करना है। ठीक है, चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये वाला टी लिखता हूँ, ऐसे वाला टी लिख देता हूँ स्लैश। ठीक है, तो क्योंकि वो वाला टाइम पीरियड तो मुख्तलिफ वेव का था ना। तो ये तो याद रखना, जब एक बार बैक एंड फोर्थ करेगा या एक ट्रफ पैदा करेगा और उसको करने में जितना टाइम लग रहा होगा ना, वो आपके पास होगा टाइम पीरियड। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज, और जो वेवलेंथ पैदा हो रही है ना वो आपके पास इतनी हो रही है 0.60 मीटर। फॉर दीज वेव डिटरमिन, इस वेव के लिए पता कर लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे पहले टाइम पीरियड भी था जो कि मैंने लिख लिया, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड ही है, और वेव की स्पीड। तो ये 3 चीज़ें पता करो, तो जो सबसे पहले पता कर पा रहे हो ना वो कर लेना। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेता हूँ। आई थिंक इसको मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, क्योंकि शायद पहले मैं एक हिस्सा कर लेता हूँ फिर दूसरे हिस्से में डिवाइड करूँगा। अच्छा, टाइम पीरियड पता करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक बार बैक करेगा एक बार फोर्थ करेगा, एक वेव पैदा करेगा, तो एक वेव को पैदा करने में जो टाइम लेगा वो 0.40 सेकेंड ले लेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आप इधर से पता कर सकते हो, F = 1/T, तो डिवाइड करा देते हैं। अच्छा, कोई बच्चा है जो इसे मतलब उधर रफ में सॉल्व कर ले 0.04 को, अगर कर ले तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ना जो आ रहा होगा शुरू में उस पर सेंड करना। ठीक है, ताकि मैं चेक करूं आप लोग मैथ में कितना आगे निकल गए हो, ताकि फिर जब अगली बार आपको पढ़ाऊँ ना तो ये चीज़ें भी करा दूँ मैथ में। मैं अक्सर कहता हूँ ना, जो पढ़ रहे हो ना उसको फिज़िक्स में जाके प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी निकाल लो, v = f लैम्डा, तो आसान ही सवाल आते हैं। आई थिंक 0.63, चलो ये आ गया आपका आंसर 2.0। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जब मैं बोलूँ, पहले तो मैंने नहीं कहा था, तो वीडियो को वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और वैसे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, ये लो हो गया। ठीक है, आओ आंसर मैच करते हैं। तो टाइम पीरियड तो बिल्कुल सही है 0.40, और फ्रीक्वेंसी भी सही है 0.2.5, और वेलोसिटी भी सही है। ठीक है बेटी, हो गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मेरी जगह हैगी। कहते हैं कि इफ़ 10 कंप्रेशन, जब 10 कंप्रेशन पैदा होंगी तो यानी 10 रेडिफेक्शन भी पैदा हो रही होंगी,
ऐसा नहीं है कि सारी कंप्रेशन एक साथ पैदा हो जाएंगी, नहीं, एक कंप्रेशन जब पैदा होगी ना तो दूसरी कंप्रेशन को पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि बीच में रीरिफेक्शन का हिस्सा हो, फिर कंप्रेशन दूसरी पैदा होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी कंप्रेशन एक साथ ही पैदा हो जाए। तो अगर ये बात समझ में आ गई है कि अगर 80 कंप्रेशन आई हैं तो 80 ही रीरिफेक्शन भी आई होंगी। तो जब 80 कंप्रेशन है, 80 रीरिफेक्शन है, तो कितनी वेव्स हो गई? 80 ही वेव्स हो गई ना। तो बस बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। चलो V1 डेटा लिखते हैं और यहाँ 2 फाइंड लिख देता हूँ। अभी बिल्कुल हालत ऐसी हो गई है कि हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जब 4-5 रह गए हैं, जब इतनी मेहनत की, तो ये भी करा दूँ, क्योंकि ज़्यादा मसला पढ़ाने में नहीं हो रहा है, ये जो गर्मी हो रही है ना, इससे ज़्यादा मसला हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है गर्मी। अब देखते हैं अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करे, गर्मी कम हो जाए, बारिश और रहमत वाली, ठीक है, यहाँ असबाब बन जाए कि गर्मी कम करने के लिए AC लग जाए। चलो भाई करते हैं। तो वेव्स कितनी हो गई? 80। बताया ना अभी मैंने आपको कि अगर 80 कंप्रेशन है तो 80 रीरिफेक्शन होगी। एक कंप्रेशन और दूसरी कंप्रेशन के बीच में रीरिफेक्शन ज़रूर आएगा, वरना ऐसा नहीं है दोनों कंप्रेशन साथ आ जाए। और पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन, तो जिस पॉइंट से पास हुई है तो कितना टाइम लिया पास होने के लिए? इन 80 कंप्रेशन ने पास होने के लिए 20 सेकंड्स लिए। अच्छा, वेव्स लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। वेव्स का सिर्फ कोई यूनिट नहीं होता हमारे पास, वेव लेंथ का यूनिट होता, वेव का यूनिट नहीं होता। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बेटा फ्रीक्वेंसी बता दो और टाइम पीरियड बता दो, ठीक है। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये 80 वेव का टाइम है, तो 80 वेव का टाइम पीरियड नहीं होगा। अच्छा, और भी कुछ पता करने के लिए कहा है क्या? अच्छा, एक और चीज़ भी पता करने के लिए गई है। इफ़ 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन आर, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को तो मुझे 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा मीटर में ले जाने के लिए, तो ये देगा मेरे पास 0.08 मीटर, ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा भाई, 3 चीज़ें पता करने के लिए दी होंगी, वेलोसिटी भी कहा होगा। कैलकुलेट द वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, मैं अक्सर वेलोसिटी कह देता हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात होती है यहाँ पर। मैकेनिक्स में याद अलग होता है वेव और वेलोसिटी में हिसाब किताब। चलो भाई सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या पता कर सकते हैं हम? सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वेव्स आई 80 और टाइम लिया था 20, आई थिंक 40, 4। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं? 4। टाइम पीरियड इसी को डिवाइड करा दो बस 1 से, तो 0.25। अच्छा, ये टाइम पीरियड है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, ठीक है। एफ, चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, एफ को इधर ले आओ, टाइम को इधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसे। एफ को नीचे ले जाओ, टाइम को ऊपर ले आओ। कैलकुलेशन सही है, बस वो मैंने आपको एक स्टेप कम करा दिया था, तो वो मैंने बता दिया कि टी को ऊपर ले जाओ, एफ को नीचे ले आओ, तो आपके पास आएगा टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25, ये एक वेव को पैदा होने में इतना टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ इन्होंने कहा था वेलोसिटी भी पता कर लेते हैं। V = F लैम्डा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की मदद से आप नहीं पता कर सकते वेलोसिटी, उसके लिए आपको वेवलेंथ चाहिए ही होती है। 4 है और वेवलेंथ है 0.08, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, द आंसर इज 0.32। लगता है ये गलत आया है, चलो मैच करते हैं फिर चेक करते हैं। तो बिल्कुल सही आया भाई। कौन गलत बोल रहा था? कोई भी गलत नहीं बोल रहा था भाई, ठीक है। चलो भाई 4 सेकेंड, ठीक है, 0.25 सेकेंड, ठीक है, 0.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये भी ठीक था, ठीक है। 0.40, 2.5, 5.1। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर। अच्छा, मैंने इस पर नंबरिंग नहीं की, चलो न्यूमेरिकल की नंबरिंग कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, नंबरिंग करने दीजिए, ठीक है। 5, ठीक है, 6, ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है, हो गया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना स्क्रीनशॉट लेने में तो वीडियो पॉज कर लो, कोई मसला नहीं है, वीडियो पॉज हो जाएगी। ठीक है, मैं ज़रा 1 सेकंड रुक जाओ। चलो भाई अब शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे सवालात, 6 हो गए यहाँ तक, 7वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल देखा होगा आपने, स्विमिंग पूल में वेव पैदा हो रही है, प्रोपेगेट एट, और प्रोपेगेट करती है, मैंने बताया था ना प्रोपेगेट का मतलब होता है हरकत करना, मोशन करना, तो वो प्रोपेगेट जो करती हैं उस स्पीड पे करती हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं। देख रहे हैं, मैंने अपना एक उसूल बनाया हुआ है कि जब भी शुरू करूंगा गिवन डेटा से, तो जहाँ भी करता हूँ ना, न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में करूँ या कहीं भी करूँ, इसी तरह करूँगा, हमेशा ये करूँगा, लिखूँगा, ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो लोग प्रॉपर काम करते हैं ना उनको फ़ायदा ही रहता है बाद में फिर समझने में और दोबारा देखने में। v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश, स्प्लैश यानी जब आप उसको उसके अंदर मतलब हाथ मारते हैं, वो छप छप करते हैं ना उसे। द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट साइड, तो जो वेव पैदा होती है ना वो अपोजिट साइड जाती है। रिफ्लेक्ट, रिटर्न इन, और वो वेव वापस आती है, रिटर्न होती है यानी इतने टाइम में। टी लिख देता है, अभी ये कंफर्म नहीं है टाइम पीरियड है या क्या है, इसीलिए टी लिख रहा हूँ। अच्छा, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, तो दूसरा हिस्सा पूल में कितना दूर है। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसका अगर मैं सोल्यूशन कराऊँ तो आसान है लेकिन समझाना पड़ेगा आपको। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, इसमें जो वेव पैदा हो रही है ना इसी पानी से होगी, तो वो एक वेव ना ऐसे पैदा हो रही है, ऐसे पैदा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड निकाल लूँगा तो जो वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा होगा ना वही जो है वो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा उस पूल का। ठीक है, तो बस एम्पलीट्यूड निकालना है मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वेव्स पैदा हुई हैं, यहाँ बहुत सारी वेव्स हैं, मैंने एक बताया है, ऐसे करके एक बताया, इस तरह और भी वेव्स हो सकती हैं, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को पता करना पड़ेगा। एक तो हमें लेंथ बतानी है पूल की, तो इसलिए मैं इसे एल लिखूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा एल लैम्डा के बराबर ही होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैंने। ठीक है, तो इसको टी रखेंगे टाइम पीरियड। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इससे मेरे पास, या अगर मैं 0 लिखूं या ना लिखूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डेसिमल के बाद तमाम ही नंबर 0 आ रहे होंगे। अगर मैं ये लिख दूं ना 3, ये इस चीज़ के बराबर होता है, ये इस चीज़ के बराबर होता है, चाहे जितनी बार 0 लिख दूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1/30, तो फ्रीक्वेंसी आई आपके पास 0.03 हर्ट्ज़। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 0.03 हर्ट्ज़। एक और 3 भी लिखा हुआ है, मैंने एक ही 3 लिखा था। तो अब इसके बाद आ जाए, पता लगाते हैं हम अपना एम्पलीट्यूड। तो मैंने बताया ना जो लेंथ आ रही होगी, जो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा वही पूल की लेंथ भी होगी, तो इसलिए v इक्वल टू एफ लेमडा। तो आपने क्या करना है, लेमडा की जगह पुट कर देना है l, क्योंकि हमें l पता करना है। तो l इधर आ जाएगा, v के नीचे f आके डिवाइड हो जाएगा। v कितना है 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033। द आंसर इज 27.27। द एल इज 27.27 मीटर, क्योंकि वो लेंथ भी मीटर है
लेंथ भी डायमेंशन में m है और एम्पलीट्यूड भी डायमेंशन में m ही होता है, मीटर होता है, तो इसलिए दोनों सेम आएंगे। तो स्टूडेंट अब जो है हमने करना है अपना आखिरी न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 8वां। आसान न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अ सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलियम हैज़ अ लेंथ, तो 8 है। एक सिंपल पेंडुलियम है जिसकी लेंथ आपके पास दी हुई है 80.0 सेंटीमीटर की। मीटर मत लीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी चाहिए होगी। वो फॉर्मूला नहीं लगेगा T इक्वल टू 1/2, T इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा टाइम पीरियड पता लगाने के लिए, पेंडुलम वाला लगाइएगा, ठीक है। 3.142, वैसे तो मैं बुक में 3.141 पढ़ाया था, लेकिन अगर 3.142 लिख दें तो भी मुश्किल नहीं होगा, आसानी एक ही जवाब आएगा। कैलकुलेट इट्स पीरियड, यानी टाइम पीरियड पता करो, इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी पता करो, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो खुद ही आ जानी है। तो ये था हमारा गिवन डेटा और ये था हमारा टू फाइंड जो हमने ढूंढना था, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला तो याद होगा, T इक्वल टू 2 होल रेडिकल L/G, G/L नहीं L/G, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। 142 और मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ इससे। L क्या है आपके पास? अच्छा देखो, L जो है ना वो सेंटीमीटर में है, अगर सेंटीमीटर में यहाँ रखा ना तो आंसर गलत आएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ना ये सही नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा, 80 को डिवाइड कराना होगा 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में, तो L आ जाएगा हमारे पास 0.80 मीटर, ठीक है। तो 80 को ज़रूर कर लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। चलो 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। क्योंकि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका यूनिट रख रहे हैं हम, आप रख रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना। एक अलग सिस्टम का यूनिट है, ये जो CGS का सिस्टम का यूनिट होता है ना सेंटीमीटर, तो और SI का सिस्टम होता है मीटर, तो दो यूनिट एक अलग सिस्टम वाला रख रहे हैं, एक अलग सिस्टम वाला, तो सही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये कराते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो आ रहा है आपके पास 6.284 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ना हम क्या करते हैं, पहले 0.8 को डिवाइड करा देते हैं 9.8 से, चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 0.8 जब डिवाइड होगा 9.8 से, तो आपके पास आएगा 0.0816, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज़ का ले लेते हैं स्क्वायर रूट ताकि और आसान हो जाए। ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट कराता ना फिर मुश्किल होती। 0.0816, तो आया आपके पास 0.28 और 5। मैं डेसिमल के बाद 3 नंबर इसलिए ले रहा हूँ, 3 डिजिट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका आंसर सही है। 6.284 मल्टीप्लाई बाई 0.285, 6.284 मल्टीप्लाई बाई 0.285, द आंसर इज़ 1.79। चलो एक और ये नहीं लेता हूँ मीटर, ठीक है, एक ही लेता हूँ, चलो ठीक है, ये आंसर है। अब पता करना है फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है 1/f, ठीक है। ये कैसे बना, ये फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला F इक्वल टू 1/t को सेट कराने से बना। चाहे तो ऐसे लिख लिए, जो इसको ऐसे कर लो कि t को इधर ले जाओ और f को इधर ले आओ, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास कितना आ रहा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी ही पता करनी है, इससे ज़रूरत नहीं है सेट कराने की, फ्रीक्वेंसी ही पता करनी है ना। तो ये क्या है आपके पास 1.79, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1.79, तो आंसर आपके पास आएगा 0.55। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ 0.55 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर और बिल्कुल सही है। अच्छा इन्होंने डेसिमल पॉइंट के बाद ना एक एक नंबर और भी लिए मैं, तो आप चाहो तो ले लेना, मैंने एक नंबर कम रख लिए हैं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 8 रख लेना और यहाँ पर जो है वो 4 रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसको और बेहतर कर देता हूँ,
ऐसा ना होना बच्चों को नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि पढ़ाते वक्त हमें तो सिर्फ मोबाइल दिख रहा होता है, बाद में एडिटिंग के वक्त पता चलता है कि थोड़ा सा बड़ा लिख देते तो बेहतर था। ठीक है, चलो हो गए तमाम आंसर्स। तो ये तो 27.87 और वो सही है। ठीक है, तो तमाम आंसर्स हमारे हो गए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं, कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो 1000 फ़ीस है, साल में एक ही बार आपको देनी होगी। जो मैंने चैनल का लिंक दिया उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, तमाम सब्जेक्ट के, सिर्फ फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश के नहीं, बाकी तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे। 5 ईयर का जो सेशन शुरू होगा उसका लिंक, और टेस्ट सेशन का लिंक, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा, इन्फॉर्मेशन वो ग्रुप में मिल जाएगी। और ये फ़ीस पूरे साल में एक बार पे करनी है। ठीक है, इन अ ईयर। तो इतना सब कुछ आपको सिर्फ 1000 रुपये में सालाना मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। काफ़ी मेहनत से मैंने ये लेक्चर कराया अपलोड, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि जो ये मेहनत है वसूल हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा दोस्तों से कहकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।